हेलो एवरीवन। ये अक्टूबर की करंट अफेयर है, ठीक है। इसके बाद में हम नवंबर की करंट अफेयर लेके आएंगे, ठीक। अच्छा, आपको पता है कि जब हम करंट अफेयर पढ़ाते हैं तो ज़्यादातर जो भी उसके एस्पेक्ट होते हैं सबको कवर करने का प्रयास करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, केवल उन्हीं चीज़ों को इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम को हमारे को अभी 30 दिन भी शेष नहीं है, ठीक है। इसलिए हम केवल और केवल उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये अक्टूबर की करंट अफेयर है, इसके बाद नवंबर की आएगी। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करिए कि जो यूट्यूब है, यूट्यूब वीडियो के एक तो आप कमेंट सेक्शन में देखिए, वहाँ पर भी हम लिंक देंगे आपको टेलीग्राम चैनल की, ठीक। दूसरा ये है कि जो वीडियो है इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी हम आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे देंगे। उस लिंक के माध्यम से जब आप टेलीग्राम चैनल में जाएंगे तो वहाँ पर क्या है कि आपको इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप अक्टूबर की करंट अफेयर आसानी से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब कर लेते हैं शुरुआत ये है कि पहली जो खबर है वो पहली खबर ये है कि 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है। देखो, आपको ये तो जानकारी होगी ही कि जो हमारा संविधान है उसकी जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। चलो ठीक है, लेकिन भारत सरकार ने भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2004 में एक वर्गीकरण शुरू किया था जिसे शास्त्रीय भाषा कहा गया। यानी कि जो शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा देने की जो शुरुआत की गई वो भारत सरकार ने वर्ष 2004 से शुरू की, ठीक है। ताकि भाषाओं को हम उनके अगर कोई पुरानी भाषाएं हैं और उनके कुछ मानदंड निर्धारित किए गए, ठीक है, उनके आधार पर कि हम उनको जो है महत्व दे सकें और संरक्षित कर सकें। क्या ये बात समझ में आई? चलो ठीक है, इतनी सी बात तो समझ में आ गई। अब इससे पहले केवल और केवल 6 ऐसी भाषाएं थीं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। कौन सी भाषा पहले आई, उसके बाद कौन सी आई, ये हम बिल्कुल इसमें दिया गया है। इवन ये भी दिया गया है कि भाई सबसे पहली भाषा कौन सी थी और सन वाइज दिया है कि किस सन में कौन सी भाषा आई है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये कि अगर किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना है तो उसके लिए मानदंड क्या होने चाहिए, वो मानदंड भी 2024 में कुछ जो है उनमें संशोधन हुआ है और उसके आधार पर जो है सारे के सारे मानदंड निर्धारित किए गए हैं, वो भी आपको आगे चल के दिखाएंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो अभी ये देख लेते हैं कि हाल ही में जो शास्त्रीय भाषाओं को, जो 5 शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा दिया गया है, 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा दिया गया है वो कौन कौन सी है। तो उनमें पहली है मराठी, ठीक है, दूसरी है पाली, ठीक, तीसरी है प्राकृत, चौथी है असमिया और 5वीं है बांग्ला, ठीक है। चलो ठीक है, अब पता है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट एक और याद रखना है कि सवाल ये आए कि भाई शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा देगा कौन। तो देखो क्या लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट भाई याद रखना है कि अगर शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा देने की बात आएगी तो उसको कौन देगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो है शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया जाएगा, ठीक। चलो ठीक है, 5 भाषाएं आपने देख ही ली। 5 भाषाएं कौन सी, एक बार फिर से देखिए। एक है मराठी, दूसरी है पाली, ठीक है, ये है मराठी। एक मिनट पूरा ही मिट गया। ये देखिए, ये है आपकी मराठी, ठीक, दूसरी है पाली, तीसरी आपकी प्राकृत, असमिया और फिर है बांग्ला, ठीक है। ये पांचों की पांचों भाषाओं को आपको दिमाग में रखना है, ठीक। अब जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है वो ये है कि अब हमें इन भाषाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। अब इन भाषाओं के बारे में एग्जाम में बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछेगा, लेकिन भाई अगर किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है तो उसका सबसे पुरातन ग्रंथ क्या है, ठीक है। इन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा प्रश्न बन सकता है, ठीक। यहाँ से देखो, ये जो लिखा है, एक पॉइंट लिखा है कि मराठी भाषा का पहला ज्ञात शिलालेख, ये देखिए लिखा है मराठी भाषा का पहला ज्ञात शिलालेख लगभग 2200 वर्ष पुराना है जो नाड़े घाटा शिलालेख में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। नाड़े घाटा शिलालेख का संबंध किस भाषा से है? मराठी भाषा से है, याद रखना है। जहाँ पर क्या शब्द मिला है? जहाँ पर मराठिनो शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और मराठी भाषा में सबसे पुरानी ज्ञात साहित्यिक कृति की अगर बात की जाए तो वो है गाथा सप्तशती। इस पे स्टार लगा लो और इम्पोर्टेंट लिख लो, ठीक है।
ये जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया, जो लगभग 2000 वर्ष पुरानी है। गाथा सप्तशती जो कृति है वो मराठी भाषा में है, जो लगभग 2000 वर्ष पुरानी है। ठीक है, ये गाथा सप्तशती है, इसकी भाषा क्या है, न संस्कृत है और ना ही पाली है, ना ही प्राकृत है, इसकी भाषा मराठी है। ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अगला है कि यह सातवाहन वंश के शासक हला द्वारा रचित कविताओं का एक संग्रह है। पर सवाल ये आता है कि भाई गाथा सप्तशती जो रचना है जो कि 2000 वर्ष पुरानी है और मराठी भाषा में, ये है क्या? तो ये सातवाहन शासक था, उसका नाम था हला, उसके द्वारा जो कविताएं रचित की गई थी उनका एक संग्रह। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि इसे पहली शताब्दी ईस्वी में लगभग संकलित किया गया था। ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, मराठी साहित्य में और बताएं कि भाई संत ज्ञानेश्वर हैं, नामदेव हैं, तुकाराम हैं, ये इनका भी संबंध मराठी भाषा से है, और ये तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा, आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाई होगा। ठीक है, चलो ठीक है। और इसमें आप लोग ये हल्का सा देखना चाहें तो ये डाटा देख सकते हैं, बाकी ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं कि ये भी जो डाटा आएगा कि संख्या वक्ताओं की 110 मिलियन है या शीर्ष 15 भाषाओं में एक है, ऐसा कुछ नहीं आएगा ज़्यादातर। ठीक है, अगली भाषा है पाली। तो इसमें भी भाई इसकी उत्पत्ति को लेकर भी बहस है विद्वानों के बीच में कि भाई इसकी सटीक उत्पत्ति कब हुई है, लेकिन 6वीं या 7वीं शताब्दी तक पाली के रूप में ज्ञात किसी भी विशिष्ट भाषा का कोई अस्तित्व नहीं था। ये एक कॉमन जो है मतलब मानते हैं आपस में। ठीक है, विद्वान लोग। ठीक है, अब इसमें बताया है कि पाली भाषा की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत उभर कर आते हैं, तो वो सिद्धांत अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। तो ये सिद्धांत ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी हल्की सी नज़र डाल सकते हैं आप। मैक्स वॉलेसर ने अलग सिद्धांत दिया है, आरसी चाइल्डर्स ने अलग सिद्धांत दिया है, और जेम्स आल्विस ने अलग सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो मैक्स वॉलेसर ने कहा है कि भाई पाली शब्द पाटल या पदाली शब्द से लिया गया है, इसका संबंध पाटलिपुत्र की भाषा से दर्शाता है। ये सब महाराष्ट्र के पीसीएस वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आप कहेंगे यूपी पीसीएस के लिए, तो यूपी पीसीएस के लिए इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी अगर इनको आप एक बार पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो हम लेकिन उन पॉइंट्स को देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का पीसीएस एग्जाम हुआ, समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हुआ, या फिर जो है आपका बिहार पीसीएस का एग्जाम हुआ। ठीक है, एक यहाँ पर पॉइंट है, ये जो पॉइंट कह रहा है कि देखो कि वर्तमान में पाली भाषा का अध्ययन श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड जैसे बहुत सारे देशों में, चटगांव, जापान, कोरिया, तिब्बत, चीन, मंगोलिया आदि में किया जाता है। वो पता है, जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म फैला वहाँ पर पाली भाषा और ये भी फैली थी, आपको पता ही है। तो गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों के लिए पाली भाषा का उपयोग किया था। ठीक है, इसीलिए बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ साथ इस भाषा का भी विस्तार हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। बौद्ध धर्म के प्रमाणिक साहित्य का पूरा ग्रंथ संग्रह पाली भाषा में रचा गया है, जिसमें सबसे प्रमुख है त्रिपिटक। ठीक, ये आपको पॉइंट याद रखना है कि भाई जो बौद्ध धर्म के प्रमाणिक साहित्य हैं वो क्या है, त्रिपिटक है, जो कि पाली भाषा में लिखे गए हैं। ये पॉइंट है, इसको सही से हाईलाइट कर लो और दिमाग में डाल लो। ये एग्जाम में अभी नहीं आएगा तो अगली बार आएगा, लेकिन आने तय हैं ऐसे प्रश्न कि जो त्रिपिटक हैं वो पाली भाषा में लिखे थे। अब जो त्रिपिटक हैं उसमें भाई आपको पता है, एक है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। अब इन सब का कि भाई विनय पिटक में क्या दिया गया है, सुत्त पिटक में क्या दिया गया है, अभिधम्म पिटक में क्या दिया गया है, ये एकदम से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये बौद्ध धर्म आपने पढ़ाई होगा, और एक बार नहीं कम से कम 10 बार इन चीज़ों को पढ़ा होगा, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, जो जातक कथाएं हैं, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों का जो कथा संग्रह है, जातक कथाएं, वो जातक कथाएं भी जो है पाली साहित्य के अंतर्गत ही आती हैं, पाली भाषा में लिखी गई हैं। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखनी है चीज़ें। ठीक, चलो अगली आ जाती है प्राकृत भाषा। ठीक है, तो जो प्राकृत भाषा है वो मध्यकालीन भारतीय आर्यन भाषाओं में से एक समूह का प्रतिनिधित्व करती है। अच्छा, आपने ये चीज़ देखी कि पहली कौन सी है, मराठी। ठीक है, मराठी, दूसरी कौन सी है, पाली। ठीक है, दिमाग में रखना है। तीसरी आ गई प्राकृत। ठीक है, एक और असमिया और फिर बांग्ला। ये चीज़ आपको एकदम रट लेनी है। ठीक, चलो आदि शंकराचार्य की उक्ति है कि वाच है प्राकृत संस्कृत हो श्रुति गिरो। इस उक्ति का अर्थ है कि प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषाएं भारतीय विद्या की संवाहिकाएं हैं। ठीक है, तो ये इसका जो किया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, लेकिन ये देखिए, ये लिखा है कि आचार्य पाणिनि, चंड, वररुचि और समंतभद्र आदि अनेक प्रख्यात भाषाविद मनीषियों ने प्राकृत के व्याकरण ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में हल्का सा पॉइंट
रखना है। भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुषों ने भी अपने उपदेशों में जो है इस भाषा का यूज किया है, और संपूर्ण आगम साहित्य इसी भाषा में लिखा गया है। जो संपूर्ण आगम साहित्य है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, क्या सोचने वाली, कि ये जो आगम साहित्य है ये है क्या। तो देखो, जैसे आपको पता है कि जैसे कि त्रिपिटक क्या है भाई, त्रिपिटक है महात्मा बुद्ध के पूरे उपदेश जो है वो त्रिपिटक में दिए गए हैं। ठीक है, वो बौद्ध साहित्य है। उसी तरीके से जो जैन साहित्य है, यानी कि जैन धर्म के जो भी महावीर स्वामी की शिक्षाएं हैं वगैरह, उनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं, उन सब कई पुस्तकों में संकलित किए गए। उन सभी पुस्तकों को सम्मिलित रूप से आगम साहित्य कहा जाता है। अब आगम साहित्य जो है वो आगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है, संपूर्ण आगम साहित्य जो है प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, यानी कि जो महात्मा बुद्ध का जो बौद्ध साहित्य संग्रह है वो किस में है, वो पाली भाषा में है। और महावीर स्वामी जो जैन धर्म से संबंधित हैं, उनका जो साहित्य संग्रह है वो किस में है, वो प्राकृत भाषा में है। ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अगला जो लिखा है कि विविध भारतीय आंचलिक एवं क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ राष्ट्रभाषा हिंदी भी प्राकृत अपभ्रंश की परंपरा में विकसित हुई है। ठीक है, राष्ट्रभाषा हिंदी भी प्राकृत अपभ्रंश की परंपरा में ही आगे चल के विकसित हुई थी। ठीक, चलो आगे है प्राक मौर्य युगीन, यानी कि प्री मौर्यन पीरियड, यानी मौर्यन पीरियड से पहले के जो अभिलेख हैं और जो सिक्के हैं, वो सम्राट अशोक के अभिलेख, सम्राट खारवेल का अभिलेख, इन सभी की जो भाषा है वो क्या है, वो प्राकृत है। चलो, ये कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये याद रखना है। ठीक है, और आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में स्पष्ट शब्दों में प्राकृत को भारतीय जनमानस की भाषा के रूप में मान्यता दी है। चलो याद कर लो, इसको याद कर लो कि आचार्य भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में किस भाषा को भारतीय जनमानस की भाषा के रूप में मान्यता दी है, तो उन्होंने प्राकृत भाषा को भी भारतीय जनमानस की भाषा के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको दिमाग में रखनी। बाकी ये बताया राजेंद्र प्रसाद, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनसे संबंधित कुछ फैक्ट दिया है, इन सब चीज़ों को तो ठीक है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है हम उन्हीं को देखेंगे। ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, वैसे तो सब कुछ महत्वपूर्ण ही है। अब है असमिया भाषा। ठीक है, तो असमिया की जो असम की आधिकारिक भाषा है वो असमिया है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि असमिया भाषा का जो विकास है वो 7वीं सदी में हुआ था। ठीक, तो ये भी कहा जाता है कि यद्यपि असमिया भाषा का जो प्रत्यक्ष पूर्वज है वो मगधी है, मगधी अपभ्रंश को माना जाता है। ठीक है, यानी कि मगधी अपभ्रंश में से निकली है ये असमिया भाषा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। आगे इन्होंने बताया है कि जॉर्ज ग्रियर्सन हुए, सुनीति कुमार चटर्जी हुए, वाणीकांत काकती हुए। ठीक है, ये जो इन विद्वानों के अनुसार जो है, इन विद्वानों ने बताया है कि जो असमिया भाषा है वो मगधी प्राकृतिक समूह से संबंधित है। ठीक, चलो ठीक है। अब जो आपको महत्वपूर्ण है याद करने के लिए, ठीक, इनमें से कुछ विद्वानों ने इसके अलग भी बताया है। ठीक है, कामरूपी प्राकृत में से भी बताया है, चाहे बेनी माधव बरुआ और डिम्बेश्वर नियोग, इनका मानना है। ठीक, लेकिन ये ज़्यादा इतने महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि असमिया भाषा का जो सबसे प्रारंभिक लिखित उल्लेख है वो कथा गुरुचरित नामक ग्रंथ में है। ये है महत्वपूर्ण पॉइंट। ठीक है, जो कथा गुरुचरित नामक ग्रंथ है वो किस भाषा में है, वो जो असमिया भाषा है उसका सबसे प्रारंभिक अगर लिखित उल्लेख अगर किसी भाषा में मिलता है तो कहाँ, वो किसी ग्रंथ में मिलता है तो वो क्या है, तो वो है कथा गुरुचरित। ठीक है, इस ग्रंथ में मिलता है असमिया भाषा का सबसे प्रारंभिक लिखित उल्लेख। ठीक, चलो आगे देखते हैं। तो अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द जो असम है उसकी उत्पत्ति एक्सोम से हुई है, जो ब्रह्मपुत्र घाटी को संदर्भित करता है। चलो ठीक है, ये तो चीज़ें हैं ही, चलती रहेंगी। चलो ठीक, इतनी तो हमने देख ली। अब इसके बाद हम एक ये और पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, एक ये पॉइंट, ये पढ़ने के लिए आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है हम केवल उन पर ज़्यादा जोर देंगे। ये है कि वर्ष 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला ग्रंथ वनफूल काव्य संग्रह था, जो किस भाषा में है, ये असमिया भाषा में है। ठीक है, किस भाषा में है, ये असमिया भाषा में। इसके जो रचयिता हैं वो जताद्रनाथ दुबेरा थे। ठीक, इसके रचयिता जताद्रनाथ दुबेरा थे। ठीक, अब आगे आ जाती है भाषा बांग्ला भाषा। ठीक है, हमने कौन कौन सी देखी है, आप लोगों को पता है हमने सबसे पहले कौन सी देखी थी, हमने सबसे पहले देखी थी आपकी मराठी। ठीक है,
उसके बाद में कौन सी देखी, पाली, फिर कौन सी देखी, प्राकृत, उसके बाद में असमिया। ठीक है, अब बात आती है बांग्ला भाषा की। तो जातिवादी रूप से बांग्ला इंडो आर्यन भाषाओं से उत्पन्न हुई है, इंडो आर्यन भाषाओं से। ठीक है, अब आगे इन्होंने बताया है कि बांग्ला असमिया और ओडिया के साथ साथ मगधी, बांग्ला जो है वो असमिया, ओडिया के साथ साथ मगधी, मैथिली और भोजपुरी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में एक भाषाई समूह का निर्माण करती हैं। ठीक है, चाहे वो बांग्ला हुआ, असमिया हुई, बांग्ला हुई, असमिया हुई, ओडिया हुई और उसके साथ मगधी हुई, मैथिली हुई। आपको पता है ये किस क्षेत्र की बात कर रही है, बांग्ला बात की जा रही है। बांग्ला मतलब वेस्ट बंगाल हमारा हो गया। ठीक है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में भी है, लेकिन हम अपने राज्यों में देखेंगे, वेस्ट बंगाल हो गया। असमिया उसी से लगा हुआ असम हो गया। उड़िया नीचे आपको देखेंगे उन्हीं क्षेत्रों से लगा हुआ उड़ीसा हो गया। और ये मगधी और मैथिली आपको पता है ये बिहार झारखंड वाला क्षेत्र। ठीक है, और भोजपुरी। ठीक है, ये इन्हीं क्षेत्रों से संबंधित है। तो ये एक क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो एक भाषाई समूह का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अब इसमें कुछ विद्वानों के नाम दिए, चाहे राजा राम मोहन राय हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है गए। ठीक है, इन्होंने बताया कि भाई इसमें बांग्ला भाषा के जो है योगदान, बांग्ला भाषा के उत्थान में जो है इनका योगदान रहा है। ठीक है, अब इसमें एक और महत्वपूर्ण विद्वान की चर्चा है, वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को ये माना जाता है कि इन्होंने बांग्ला कथा साहित्य की नींव रखी थी। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बांग्ला कथा साहित्य की जो है नींव रखी थी, ये माना जाता है। जैसा कि हमने देखा कि भाई 5 भाषाएं ऐसी हैं जिनको हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, लेकिन आपको पता है, हमने बताया था कि भाई 6 भाषाएं ऐसी हैं जिनको इससे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो भी 11 ऐसी भाषाएं हो गई हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। अब अगर कहा जाए कि भाई भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो वहाँ पर 22 भाषाएं हैं। और कहा जाए कि भाई शास्त्रीय भाषाओं को, कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, तो 11 भाषाओं को। ठीक है, चलो ठीक है। अब प्रश्न ऐसा भी आता है कि ऐसी कौन सी भाषा थी जिसको सर्वप्रथम शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो अक्सर तमिल, तेलुगु और संस्कृत को लेकर के कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि तमिल वो पहली भाषा थी जिसको 12 अक्टूबर वर्ष 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। यानी कि तमिल ऐसी पहली भाषा है जिसको सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। चलो ठीक है, ये तो पता है। लेकिन एक और पॉइंट है जो महत्वपूर्ण है, वो क्या है, सवाल इस तरीके से आ सकता है कि भाई संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस वर्ष दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि 25 नवंबर 2005, यानी कि 25 नवंबर आपको दिमाग में नहीं रखना, लेकिन आपको ये जरूर दिमाग में रखना है कि वर्ष 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, बाकी ये चीज़ें जो हैं इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि तेलुगु को उसके बाद में दिया गया 2008 में, तेलुगु और कन्नड़ को, और मलयालम को 2013 में दिया गया, और ओडिया को 2014 में दिया गया। अब जो मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला, इनको वर्ष 2024 में दिया गया। ठीक है, चलो ठीक है, इतनी सी बात हमारे दिमाग में आ चुकी है। अब आ जाते हैं, अब अगर इससे हम लेटेस्ट देखें, इन 5 जो भाषाओं को भी दिया गया है, इससे जस्ट लेटेस्ट देखें, इससे पहले किसको दिया गया था, तो उड़िया को 2014 में। ठीक है, ये भी दिमाग में रखना है। चलो, अब यहाँ पर बात आ जाती है कि भाई शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा दिया जाता है, ये महत्वपूर्ण है, इसमें से प्रश्न बन चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, कि जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है उसके मानदंड क्या है। ठीक है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने के मानदंड क्या है। तो बताया है कि भारत सरकार ने पहली बार भाषाओं की जो दर्जा देने की शुरुआत की थी वो वर्ष 2004 में की थी। ठीक है, अब वर्ष 2024 में सरकार ने क्या किया है कि इसके कुछ मानदंडों को जो है संशोधित किया है। किसी भाषा को अगर शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाना हो तो उसके मानदंड जो हैं उनको संशोधित किया है 2024 में। ठीक है, एक भाषा विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने ऐसा किया है। और अब जो मानदंड हैं उन मानदंडों को आपको दिमाग में जरूर रखना है। क्या है वो? चलो, पहला ये कि संबंधित भाषा के आरंभिक पाठों की उच्च पुरातन कम से कम 1500 से 2000 वर्षों की अवधि का इतिहास दर्ज होना चाहिए। ठीक है, जो भाषा हम देने वाले हैं जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा। ठीक, दूसरा कि प्राचीन साहित्य या पाठों का ऐसा संचित निकाय होना चाहिए इसे बोलने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी मूल्यवान विरासत मानती हो। यानी कि इसके जो साहित्य संग्रह हो, ऐसा ना हो कि वो कबाड़े में पड़ा है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। जो प्राचीन इसका साहित्य संग्रह है इसको अपनी विरासत मानती हो, इसको बोलने वाली, जैसे मराठी है तो मराठी भाषा में जो साहित्य संग्रह है
तो मराठी लोग जो हैं उसको अपनी विरासत मानते हो, ठीक है, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसको अपनी विरासत मानती है, उसको संरक्षित करके रख रहे हैं, तब उस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अगला है कि काव्य, शिलालेख और अभिलेखी साक्ष्य के अतिरिक्त, यानी कि काव्य, शिलालेख और अभिलेखी साक्ष्य के अलावा ज्ञान से संबंधित कुछ ग्रंथ हुई होना चाहिए जो विशेष रूप से गद्य ग्रंथ होना चाहिए। ठीक है, उस भाषा का। ठीक है, ये आवश्यकता नहीं कि पद्य होगा तो नहीं काम चलेगा, भाई विशेष रूप से गद्य होना चाहिए, लेकिन अगर पद्य भी है, पुरातन है और वो ज्ञान से संबंधित है, उसका एक महत्व है, तो उसको भी मान्यता दी जाएगी। ठीक है, अगला है कि शास्त्रीय भाषाएं और साहित्य अपने वर्तमान स्वरूप से भिन्न हो सकते हैं। चलो ठीक है, बिल्कुल हो सकते हैं। वर्तमान जो मराठी है उससे जो प्राचीन भाषा, मराठी भाषा में जो लिखित साहित्य संग्रह वो हल्का सा भिन्न हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, या अपनी शाखाओं के बाद के रूपों से अलग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन हम ये पहचानेंगे कि जो शब्द मराठी निकला है, जो मराठी भाषा है असल में, वो क्या उसी में से निकली है ये मराठी पूरी तरीके से, तो हाँ भाई उसी में से निकली है, उसी का थोड़ा सा परिवर्तित रूप है, तो बिल्कुल उसको मराठी माना जाएगा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब ये बताया कि भाई शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रयास क्या क्या किए हैं। तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था 2020 में। ठीक है, ठीक है, और 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को और मान्यता दी है। वो उनमें केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में है, फिर एक श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय वो भी नई दिल्ली में है, और एक राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति में है। ठीक, और तमिल भाषा के विकास के लिए क्या किया है कि तमिल भाषा के विकास एवं संवर्धन के लिए चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान की स्थापना की गई है। कहाँ पर? चेन्नई में। ठीक है, और मैसूरू में भारतीय भाषा संस्थान के तत्वाधान में शास्त्रीय कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। किस स्थान पर? मैसूरू में। ठीक है, चलो इतनी सी बात हमारी क्लियर होगी। पहली न्यूज़ जो है हमारी फिनिश हो चुकी है, जो राष्ट्रीय न्यूज़ थी वो हमारी फिनिश हो चुकी हैं। अब आ जाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी जैसा कि हमने आपको बताया कि केवल हम उन चीज़ों को अधिक महत्व देंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। तो पहली न्यूज़ ये है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024। ठीक है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है, किस स्थान पर हुआ है? तो देखो 22 से 24 अक्टूबर को हुआ है कजान शहर में, ये याद रखना है। ये कजान शहर को आपको एकदम याद रखना है कि किसका शहर है, ये रूस का शहर है। ठीक है, और ये ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन हुआ है ये 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। ठीक है, जो देखो आपको पता है कि भाई दिसंबर में हमारा एग्जाम है और ये अक्टूबर की न्यूज़ है, तो बहुत ही नियरेस्ट न्यूज़ है। और ऐसी नियरेस्ट न्यूज़ है तो इसके बारे में आपको ये भी याद रखना है कि जो शिखर सम्मेलन हुआ है ये कौन सा हुआ है, तो ये 16वां हुआ है। ठीक है, तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान में हुआ है, रूस ने इसकी अध्यक्षता की है। और इसका जो थीम है इस वर्ष की जो थीम है वो है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ठीक है, ये भी आपको दिमाग में रखना है, यानी कि न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना, मल्टीलैटरलिज्म को सुदृढ़ करना। ठीक है, चलो ठीक है, अब आगे आ जाते हैं कि भाई 1 जनवरी 2004 को ब्रिक्स समूह में 4 नए सदस्य जुड़े हैं, जिनमें मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है और संयुक्त अरब अमीरात है। ठीक है, इनके बारे में आपको पता ही है। ठीक है, तो अब जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, आपको पता है कि भाई पहले कितने मेंबर थे, तो भैया हमें पता है कि भाई पहले 5 मेंबर थे, अब 4 और जुड़ गए, तो अब टोटल मेंबर कितने हो गए? 9 मेंबर हो गए ब्रिक्स में। ठीक है, चलो ठीक है। फिर ये कुछ और न्यूज़ है कि भाई सऊदी अरब को भी निमंत्रण दिया गया था। ठीक है, और अर्जेंटीना ने जो अपना वापस कर लिया था नाम, पहले उन्होंने मतलब किया था उसमें अप्लाई होने के लिए, लेकिन जब उनकी सरकार चेंज हुई और जेवियर मिले ही आए तो उन्होंने जो अपना नाम वापस ले लिया कि भाई ब्रिक्स तो अमेरिका के एंटी अमेरिका होता जा रहा है, इसलिए हम अमेरिका के खिलाफ जा नहीं सकते, इसलिए हम ब्रिक्स का जो है मेंबर नहीं बनना चाहते। ये कुछ इस तरीके की ठीक है विषय, लेकिन आपको याद रखना है जो हम बता रहे हैं कि अब इसमें जो प्रतिभागी देश हैं वो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई। ठीक है, अब इनके जो प्रतिभागी सदस्यों के नाम है ये कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। ठीक, याद क्या करना है? याद ये रखना है कि नाटो के सदस्य है आपको तुर्की है, जो तुर्की है उसका नाम बदल के तुर्की कर दिया है। उसने क्या है, वो पहली बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आमंत्रित अतिथि के रूप में जो है इसने भाग लिया है। किसने?
तुर्की ने, याद रखना है। ऐसा कौन सा नाटो सदस्य है जिसने ब्रिक्स में हिस्सा लिया था रूस में, तो वो कौन है? तो भाई वो है तुर्की। ठीक, एर्दोगन के नेतृत्व में जो है तुर्की ने मतलब ब्रिक्स के 16वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ठीक है, इसमें एंटोनियो गुटेरस ने भी हिस्सा लिया था। ठीक है, जो कि कौन है ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। चलो ठीक है। जब ये 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का समापन हुआ तो इसके साथ ही कजान घोषणा पत्र जारी किया गया, क्योंकि कजान है रूस का शहर, तो वो कजान घोषणा पत्र जारी किया गया। ठीक है, और इस पत्र में 18 अगस्त को ब्रिक्स भूगोलवेत्ता दिवस के रूप में स्थापित करने का जो है पहल की गई कि 18 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? ब्रिक्स भूगोलवेत्ता दिवस। ठीक है, यानी कि ब्रिक्स जियोग्राफर्स डे। ठीक है, चलो ठीक है। फिर बताया कि ब्रिक्स भूगोलवेत्ता दिवस एक वार्षिक पेशेवर अवकाश एनुअल प्रोफेशनल हॉलीडे है जिसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के अंतर्गत जो ज्योग्राफिकल और जियो स्पेशियल जो साइंसेस हैं, यानी कि भू स्थानिक विज्ञान है, वो उसमें संयुक्त अनुसंधानों को बढ़ावा देने के लिए इस एक दिन का जो है हॉलीडे रखा जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। आगे कहा है कि देखो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो हुआ उसमें 9 तो ऐसे देश हैं जो कि पूर्ण सदस्य हैं, ये आपको पता ही है। ठीक है भाई, 5 पहले थे, 4 बाद में मिल गए, तो 9 ऐसे देश हैं जो पूरी तरीके से सदस्य हैं, तो उनको पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जो इसका पूर्ण रूप से सदस्य नहीं है लेकिन भागीदार हैं। मतलब वो क्या है, उन्होंने भाई अगर कोई बैठक हो रही है तो उसमें बैठ के रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं, किस तरीके से ट्रेड बढ़ाया जाएगा, इन सब पर चर्चा कर रहे हैं, और ब्रिक्स के साथ में साझेदारी तो बढ़ाना चाहते हैं लेकिन वो पूरी तरीके से सदस्य नहीं है। समझ रहे हो? तो ऐसे सदस्यों को एक अलग स्टेटस दिया गया और उनको बोला जाएगा पार्टनर स्टेट्स। ठीक है, जो देश पूरी तरीके से देश उनके मेंबर नहीं है ब्रिक्स के, लेकिन उनके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, उनको पार्टनर स्टेट्स कहा जाएगा। और ऐसे 13 देश थे जिन्होंने, जो पार्टनर स्टेट्स थे जिन्होंने जो है इसमें भाग लिया। ठीक है, कितने थे? 13। कौन है? अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा, उज्बेकिस्तान, वियतनाम। ठीक, ये देश है। चलो ठीक है। अगली एक और बात बताइए कि ये तो वर्ष 2024 की बात थी, अगर वर्ष 2025 की बात की जाए तो ब्राज़ील के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है। फिर चलो आगे और थोड़ी सी न्यूज़ बताइए कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में भारत के बारे में कुछ पता है कि 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे थे। ठीक है, कजान में। और दम्मू रवि, ये कौन है? जो सच में है आर्थिक मामलों के, ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत के शेरप्पा थे। ठीक, ये भी आपको दिमाग में रखना है हल्का सा। ठीक, चलो आगे आ जाते हैं। अब हल्का सा ये थोड़ी सी जानकारी दी हुई है, जैसा कि आपको पता है कि 9 सदस्य हैं ब्रिक्स के, जिनका नाम ये है कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, और 4 ये हैं मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई। ठीक, तो कुल मिला के 9 सदस्य हैं। अब इनके बारे में कुछ और 1-2 फैक्ट हैं कि 45% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है ब्रिक्स समूह, और इस समूह का जो है वैश्विक जीडीपी में देखा जाए तो इस समूह के देशों का 37.3% हिस्सेदारी है। ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए तो 1/3 से ज़्यादा हिस्सेदारी है इन ब्रिक्स समूह की, तो बड़ा समूह है। ठीक है, इसका महत्व है। ठीक, अब आ जाते हैं आगे। अगला है नोबेल पुरस्कार 2024। हमने जैसा कि आपको बताया था कि भाई नोबेल के बारे में भी हमें पढ़ना वही है जो महत्वपूर्ण है ज़्यादा। ठीक, तो भाई ठीक है, 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम में जन्मे स्वीडिश आविष्कारक उद्यमी अल्फ्रेड नोबेल नोबेल पुरस्कार के संस्थापक हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, ये हर साल आती रहती हैं, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहती हैं। हल्का सा दिमाग में रखना है भाई, जो है स्वीडिश आविष्कारक थे। ठीक है, जो अल्फ्रेड नोबेल थे, जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, वो स्वीडन के थे। ठीक, चलो ठीक है। तो इन्होंने वर्ष ये दिमाग में रखना है कि वर्ष 1900 में एक निजी संस्थान जो है नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। तो प्रश्न ऐसा है कि नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई तो वो 1900 में। ठीक, अब देखो इसमें याद करने वाला पॉइंट क्या है, एक हल्का सा ये भी आपको याद रखना है कि भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1901 से दिए जाते हैं। वहीं अगर हम देखें तो अगर अर्थशास्त्र की बात की जाए, यानी इकोनॉमिक्स की बात की जाए, तो 1969 में जो है ये दिया गया था अर्थशास्त्र का जो है पहली बार नोबेल पुरस्कार। ठीक है, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में याद रखना नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं।
अब आगे आते हैं, तो आगे है कि भाई जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया है, तो 3 अर्थशास्त्री हैं। कौन कौन है? ये हैं डैरेन एसमोगलू, ठीक है, जो कहाँ के हैं, तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए के, ठीक। दूसरे हैं साइमन जॉनसन, ठीक है, ये भी एमआईटी के। और तीसरे हैं जेम्स रॉबिन्सन, ये शिकागो विश्वविद्यालय के। तीनों ही यूएस के हैं, ठीक है। 2 एमआईटी से हैं और एक शिकागो यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक ठीक है। क्या क्या नाम है? नाम याद रखना है, डैरन एसमोगलू, फिर हैं साइमन जॉनसन, और तीसरे हैं फिर जेम्स रॉबिन्सन, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे आ जाते हैं। आगे क्या है? आगे हल्का सा दिमाग में रखना है, अगर रखना हो तो, कि जो है एसमोगलू और साइमन जॉनसन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? पावर एंड प्रोग्रेस, ठीक है, ये दिमाग में रखना है बस, ठीक है। अगर नोबेल शांति के पुरस्कार की बात की जाए तो वो किसको मिला है? तो वो मिला है निहोन हिंडाक्यो नामक एक जापानी संगठन को, ठीक है। निहोन हिंडाक्यो एक जापानी संगठन है, इसको मिला है। सवाल ये है कि भाई इसको मिला क्यों? हल्का सा इसको उसको इस देखो, वही वैज्ञानिकों की बेशक आप उपलब्धि याद ना रखो, लेकिन ये एक संस्थान है, तो इसको आपको दिमाग में रखना है कि भाई इसको क्यों मिला है। तो देखो, ये हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम हमले से जो जीवित बचे लोग हैं, उनका एक संगठन है, ठीक है। और ये जागरूकता फैलाता है, ये बताता है पूरी दुनिया के सामने कि परमाणु बम का अगर कहीं पर इसका हमला होता है तो उसका नुकसान कितना बड़ा होता है, उससे वहाँ के लोग हैं उन पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, ये बताता है। जो जीवित बच गए थे, देखो आपको पता है कि हिरोशिमा और नागासाकी में यूएस ने परमाणु बम गिराया था, ठीक है। तो इससे कुछ ऐसे लोग थे जो जीवित बच गए थे, वो करीब 6,50,000 लोग थे। अब उन 6,50,000 लोगों को हिबाकुशा कहा जाता है। तो अगर हम कहा जाए कि निहोन हिंडाक्यो हिबाकुशा लोगों का संगठन है, तो जी हाँ, बिल्कुल ये सत्य बात है, ठीक है। तो ये इसी से संबंधित जो है, ये जो जानकारी फैलाते हैं और जागरूकता फैलाते हैं, तो इसलिए इसको जो है संगठन को दिया गया है ये, ठीक। अब आ जाता है कि भाई साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, तो वो दिया गया है हान कांग को। ये भी महत्वपूर्ण है पॉइंट, ठीक है। अभी वाला जो हमने संगठन बताया ये भी महत्वपूर्ण है, और हान कांग का भी महत्वपूर्ण है, ठीक। ये दक्षिण कोरिया की महिला है, और याद रखना कि दक्षिण कोरिया की ये दूसरी ऐसी नागरिक महिला नहीं, दक्षिण कोरिया की दूसरी ऐसी नागरिक हैं जिन्हें कोई नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। और दूसरा क्या याद रखना है? दूसरा ये याद रखना है, 2 पॉइंट और याद रखने हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण ये नीला वाला पॉइंट, कि हान कांग दक्षिण कोरिया की हैं, लेकिन एशिया की पहली एशियाई ऐसी महिला हैं जिनको नोबेल साहित्य पुरस्कार मिला है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। दूसरा ये कि ये नोबेल साहित्य पुरस्कार जीतने वाली 18वीं महिला है, अगर वैश्विक लेवल पर देखें तो, ठीक है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री के क्षेत्र में, क्योंकि रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है वो किस किस को मिला है, तो डेविड बेकर को मिला है, और डेमिस हसाबिस को मिला है, और जॉन एम जम्पर को मिला है, ठीक है। ये नाम याद रखने हैं, ठीक है, आपको ये नाम याद रखने हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं, और अगर आप हल्का सा दिमाग में रखेंगे तो प्रोटीन की संरचना और इन सबसे संबंधित है, इनको मिला है, ठीक। अगला मिलता है, अगली बात करते हैं अब हम भौतिकी के क्षेत्र में, कि भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे मिला है। तो देखो, 2 वैज्ञानिकों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन है वो दोनों हैं, एक हैं जॉन जे हॉपफील्ड, ठीक है, और एक हैं जोफ्री ई हिंटन, ठीक है। जॉन जे हॉपफील्ड और एक है जोफ्री ई हिंटन, ये 2 वैज्ञानिक हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अब यहाँ से हम देख लेते हैं। हाँ, एक ये इसकी और चर्चा की गई है, ACM ट्यूरिंग अवार्ड। तो अगर इसके बारे में थोड़ा सा दिमाग में आया तो ये याद रखिएगा, इसको कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ACM ट्यूरिंग अवार्ड, ठीक है। इसको कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, तो इसका भी आपको दिमाग में रखना है नाम, ठीक। आगे आ जाते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। मेडिकल के क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो विक्टर एम्ब्रोस जो यूएस के हैं, ठीक है, और दूसरे हैं गैरी रोकुन, ये भी यूएस के। इन दोनों को जो है दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। चलो, इन्होंने माइक्रो आरएनए के संबंधित जो है रिसर्च किए, तो ये भी दिमाग में रखना है, बस आरएनए दिमाग में रख लो, ठीक है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, अभी है ये अगली न्यूज, ठीक है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है ये, ठीक है।
इसमें क्या है, ये किस किस के द्वारा जारी किया जाता है, तो देखो 2010 में ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास सूचकांक जो OPHI है, यानी कि ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, तथा जो UNDP है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, कि मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, ये ठीक इन दोनों के द्वारा, OPHI और UNDP। ठीक है, चलो ठीक है। अब इस बार के हमें क्या पॉइंट याद रखने हैं, हमें ये याद रखना है कि अभी तो ये 17 अक्टूबर को जो है जारी किया गया है। ठीक है, अब इसका जो थीम है इस बार का, वो है पॉवर्टी एमिड कॉन्फ्लिक्ट। आपको पता है मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, इजराइल, ईरान, हमास, ठीक है, हिजबुल्ला। और दूसरा आपको ये भी पता है कि पूरा जो अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पूरे में आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है। बस साउथ सूडान हुआ, केन्या हुआ, ठीक, नाइजीरिया हुआ, ठीक है, नाइजर हुआ, और आपको उधर पता है जो घाना के बगल वाला जो देश है उसका नाम क्या है, सिएरा लियोन, उसका आपको पता ही है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ आपको दिमाग रखनी है, ये यूक्रेन वाला मुद्दा हो ही गया, यानी पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं संघर्ष बुरी तरीके से फैला हुआ है, और इसके कारण जो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है उस पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए पॉवर्टी एमिड कॉन्फ्लिक्ट ये रखा गया है केंद्रीय विषय, यानी संघर्ष के मध्य गरीबी। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। चलो ठीक है, अब देख लेते हैं हम इसमें आगे। अब वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के तहत विश्व के 112 देशों में रहने वाले 6.3 बिलियन लोगों से संबंधित आंकड़ों को जारी किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि 6.3 बिलियन लोगों में से 1.1 बिलियन लोग, यानी कि पूरी दुनिया के लगभग 18.3% लोग गंभीर बहुआयामी गरीबी से ग्रसित हैं। ठीक है, यानी कि गंभीर बहुआयामी गरीबी की स्थिति में निवास कर रहे हैं। एक तो ये बात बताइए। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट क्या है, अगला ये बताया है कि इन 1.1 बिलियन गरीब लोगों में से आधी से अधिक जनसंख्या, यानी कि 584 मिलियन लोग 18 वर्ष से कम आयु के वर्ग के हैं, यानी कि बच्चे हैं। यानी कि पूरी दुनिया में जो 1.1 बिलियन लोग गंभीर बहुआयामी गरीबी से जो जूझ रहे हैं, उनमें से आधे तो ऐसे हैं जो 18 साल से कम के हैं, यानी कि अपने पैरों पर खड़े नहीं हैं, यानी कि वो बच्चे हैं। ठीक है, आगे क्या है, आगे क्या है कि वैश्विक स्तर पर 27.9% बच्चे गरीबी की स्थिति में निवास करते हैं, जबकि वयस्कों के संदर्भ में है 13.5% है। ठीक है, ये है रेशियो। कुल 1.1 बिलियन बहुआयामी गरीबी रूप से गरीब लोगों में से 553 मिलियन लोग, यानी कि लगभग 48.2% लोग उप सहारा अफ्रीका में निवासित हैं। यानी कि अगर हम कहा जाए तो लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो उप सहारा अफ्रीका से संबंधित हैं। ठीक है, यानी कि सहारा के नॉर्दर्न और साउदर्न रीजन में देखोगे, जहाँ सूडान हो गया, केन्या हो गया, सोमालिया हो गया, ये क्षेत्र जो है, ठीक है, यहाँ पर इन क्षेत्रों को अगर हम देखें तो कितने, लगभग 48.2% लोग, यानी कि पूरी दुनिया की आधी गरीबी तो अफ्रीका में है। समझ रहे हो। अब अगर हम आगे देखें, जबकि बहुआयामी गरीब लोगों की 402 मिलियन आबादी, यानी कि लगभग 35% जनसंख्या दक्षिण एशिया में। यानी कि अगर गरीबी हम देखें तो पूरी की पूरी गरीबी कहाँ पर है, एक है तुम्हारा अफ्रीका का साउदर्न और नॉर्दर्न पार्ट, यानी कि जो हम अगर देखें तो जो उप सहारा अफ्रीका वाला क्षेत्र है। ठीक है, और अगर हम देखें एक ये कि जो दूसरा है वो है साउथ एशिया। ठीक है, जो अफ्रीका है उसका साउदर्न नॉर्दर्न नहीं, जो अफ्रीका के अंदर जो सहारा है उसका नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट। ठीक है, फिर है दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में आपको पता है भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, और ये क्षेत्र आते हैं। ठीक है, स्पष्ट है कि बहुआयामी रूप से गरीब 83.2% जनसंख्या उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में निवास करती है। बहुत बड़ा पॉइंट है, याद रखना। अगर प्रश्न इस तरीके से आ जाए कि पूरी दुनिया की 3/4 से भी ज़्यादा जो गरीबी है, बहुआयामी गरीबी, वो उप सहारा अफ्रीका और एशिया में निवासित लोगों में है, तो बिल्कुल सही बात है। समझ में आ रहा है। अगर कहा जाए कि बहुआयामी गरीबों की संख्या 80% से भी ज़्यादा है, अगर कहा जाए कि 10 में से 8 लोग केवल और केवल दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीका से संबंधित गरीबों में पूरी दुनिया में, तो ये भी पॉइंट सही होगा। समझ में आया। बहुआयामी गरीबों की 83.7% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अब ये भी पॉइंट बड़ा है कि अगर हम सारे गरीबों की देखें तो उनकी 83 यानी कि 80% जनसंख्या
80% से भी ज़्यादा जनसंख्या यानी 83.7% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, चलो ठीक है। अगला है कि 40% बहुआयामी रूप से गरीब लोग 455 मिलियन लोग यानी कि ऐसे देशों में निवास करते हैं जो युद्ध और अस्थिरता या कम शांति की स्थिति का सामना कर रहे हैं। ठीक है, ये है पॉइंट सोचने वाला। ठीक, इसीलिए इसकी जो थीम रखी है वो क्या रखी है, पॉवर्टी एमिड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। चलो आगे आ जाते हैं। अब ये वैश्विक स्तर पर बताया कि बहुआयामी गरीब लोगों की अगर जनसंख्या देखें तो भारत में 234 मिलियन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान में 93 मिलियन है, यानी कि पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा बहुआयामी गरीबी देशों में देखें तो भारत और पाकिस्तान है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है इथियोपिया और नाइजीरिया है। ठीक है, और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। ये तीनों देश अफ्रीका के हैं और ये दोनों एशिया के हैं। ठीक, दक्षिण एशिया के। अब ये पॉइंट देखो, ये कह रहा है कि संयुक्त रूप से इन 5 देशों में बहुआयामी रूप से गरीब 1.1 बिलियन लोगों की लगभग आधी जनसंख्या निवास करती है। सोचने वाली है, समझ रहे हो, बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब जो एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की जो संरचना है इसको आपको दिमाग में रखना है कि इसके 3 आयाम है। क्या क्या है? एक है आपका जो है हेल्थ, शिक्षा, वो हेल्थ यानी कि आपका जो है स्वास्थ्य है। दूसरा है शिक्षा यानी कि एजुकेशन, और तीसरा है आपका जीवन स्तर यानी कि लाइफ स्टैंडर्ड। और स्वास्थ्य के अंतर्गत पोषण को देखें, ठीक है, पोषण को देखें तो पूरे भारांश का 1.6 पोषण के अंतर्गत है। बाल मृत्यु दर भी 1/6 है। ठीक है, और फिर शिक्षा में देखें, देखो अब इसमें हम एक बार थोड़ा सा ये देख लो कि भाई अगर जो 3 आयाम हैं उन 3 आयाम में क्या क्या है, तो हेल्थ, एजुकेशन और लाइफ स्टैंडर्ड तीनों को 1/3 का वेटेज दिया गया है। अब हेल्थ के अंतर्गत 2 हैं तो पोषण है और बाल मृत्यु दर है, तो दोनों को 1/3 को आधा कर दो तो 1/6 बचेगा। ठीक है, तो हेल्थ के अंतर्गत 1/6 है भारांश, और शिक्षा के अंतर्गत भी 2 हैं, इसको कुल मिला है 1/3, तो इसको भी अगर 2 भागों में विभाजित करेंगे तो स्कूल शिक्षा के वर्ष है और दूसरा है स्कूल में उपस्थिति के आधार पर, तो दोनों ही 1/6 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तीसरा है जीवन स्तर। अब इसको डिवाइड किया गया है तुम्हारा 5 भागों में। ठीक है, इसको डिवाइड किया गया है 5 भागों में, सॉरी इसको डिवाइड किया गया है 6 भागों में। ठीक है, 5 नहीं 6 भागों में। एक है आपका ईंधन, दूसरा है स्वच्छता, तीसरा है शुद्ध पेयजल, और चौथा है विद्युत, 5वां है घर, और 6वां है संपत्ति। और अगर इन 6 भागों को, अगर 1/3 को अगर हम 6 भागों में करेंगे तो ये 1/18 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ईंधन हो गया, स्वच्छता हो गया, शुद्ध पेयजल, विद्युत, घर और संपत्ति, इन सबको 1/18 वेटेज दिया गया। अब याद रखना है, याद क्या रखना है, अगर ऐसे आए कि जो बहुआयामी गरीबी है क्या उसमें संपत्ति को सम्मिलित किया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, तो हाँ बिल्कुल किया जाता है। क्या इसमें शुद्ध पेयजल को सम्मिलित किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। स्वच्छता को किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। ईंधन को किया जाता है? किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब ये और देख लो एक बार पॉइंट कि भारत का जो MPI मूल्य है वो 2005-6 में कितना था, 0.283 से घटकर 2015-16 में 0.122 तथा 2019 से 21 में 0.069 हो गया है। ठीक है, ये हल्का सा पॉइंट देख लेना एक बार। ठीक, अगला है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भारत में वर्ष 2005-6 में बहुआयामी गरीबी की स्थिति में निवास कर रहे लोगों की संख्या लगभग 645.9 मिलियन यानी 55.1% थी। ठीक है, 2005-6 में, जो 2015-16 में घटकर 371.9 मिलियन यानी कि 27.7%, तथा 2019 से 21 में 231.8 मिलियन यानी कि लगभग 16.4% हो गई है। ठीक है, अगर हम भारत में बहुआयामी गरीबी की जनसंख्या के मामले में देखें तो 2019 से 21 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 16.4% है। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। चलो अब आ जाते हैं अगली न्यूज पर। अगला है कि भारत जो है ऊर्जा दक्षता हब में जो है शामिल होने की मंजूरी मिलेगी। ये ऊर्जा दक्षता हब, ये क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी हब, इसकी जो स्थापना है वो वर्ष 2019 में की गई थी। ठीक है, देखो भारत इसमें शामिल होने की मंजूरी मिली है। ठीक है, क्या भारत इसका संस्थापक सदस्य है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी स्थापना तो 2019 में ही हो गई थी और भारत को तो अभी 2024 में आकर के मंजूरी मिली है। ठीक है, तो 2019 में इसकी स्थापना हुई थी, और लेकिन इसको जो आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया था वो वर्ष 2021 में किया गया था।
ठीक है, स्थापना 2019, लेकिन आधिकारिक रूप से इसको 2021 में लॉन्च किया गया था। और इसके 16 ऐसे देश थे जो इसके संस्थापक सदस्य थे, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, डेनमार्क और ये सब हैं, लेकिन इसमें भारत नहीं है। ठीक, चलो ठीक है, लेकिन भारत को अब मंजूरी मिल गई है। अब देखो कि इस हब का सचिवालय जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की मेजबानी में पेरिस में स्थित है। सवाल ये है कि जो एनर्जी एफिशिएंसी हब है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2019 में। आधिकारिक रूप से इसको लॉन्च किया गया था 2021 में। भारत इसका मेंबर बना 2024 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। समझ में आया? ये चीज़ दिमाग में रखनी है। चलो आ जाओ। फिर बताया है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, जो भारत की एजेंसी आपको पता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को भारत की ओर से इस हब के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में जो है नामित किया गया है। ठीक है, क्योंकि भारत में जो ऊर्जा दक्षता के संबंधित जो भी चीज़ें देखती है वो ये BEEN जो है देखता है। ठीक, चलो ठीक है, अब ये भी हमारा खत्म हुआ। अब आ जाते हैं आर्थिक परिदृश्य में। ठीक है, आर्थिक परिदृश्य में अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या है हमारा, इसको अगर हम जल्दी से देख लेते हैं तो देखो, भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2021-22 जारी किए गए। ठीक है, तो इनमें क्या याद रखना है कि ये जो है 9वां संस्करण था। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक, अब इसमें ये बताया है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, यानी कि हेल्थ पर हमारे लोग जो हैं, जो भारत के लोग हैं, जो हेल्थ पर जो पैसा खर्च करते हैं, एक तो ये कि गवर्नमेंट के द्वारा खर्च करा जाता है भाई, और दूसरा क्या, दूसरा ये कि लोग अपनी जेब से पैसा, अपना खुद का कमाया हुआ पैसा खर्च करते हैं। तो जो खुद का पैसा खर्च कर रहे हैं उसको बोलेंगे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की हिस्सेदारी वर्ष 2014-15 के 62.6% से घटकर वर्ष 2021-22 में 39.4% रह गई है। यानी ये बात कह रहे हैं कि 2014-15 में टोटल हेल्थ पर लोग जहां 62.6% पैसा खुद का ही अपनी जेब से खर्च करते थे, वहीं 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार केवल 39.4% खर्चा ही अपनी जेब से कर रहे हैं। बाकी खर्चा सार्वजनिक खर्चे के रूप में उनके लिए आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, इसी अवधि के दौरान देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी, यानी कि भाई ठीक है 2014-15 से 2021-22 में लोगों का तो भाई घटा है। ठीक है, कि जहां 62.6% खर्च करते थे अपनी जेब से, अब 39.4% खर्च कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट का अगर हम देखें तो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 2014-15 में 1.3% थी GDP की। ठीक है, वहीं अगर 2021-22 में देखें तो 1.84% हो गई है। यानी कि गवर्नमेंट ने जो सार्वजनिक खर्चा है, जो हेल्थ पर गवर्नमेंट करती है, वो खर्चा बढ़ा है। क्या ये बात क्लियर हुई? चलो ये बात भी क्लियर हुई। ठीक है, तो फिर आगे भी बताया कि कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा वर्ष 2014-15 के 29% से बढ़कर 2021-22 में 48% हो गया है। यानी कि जो टोटल स्वास्थ्य में जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, तो पहले गवर्नमेंट जहां 29% कर रही थी 2014-15 में, अब वो 48% खर्चा कर रही है टोटल स्वास्थ्य व्यय में। ठीक है, गवर्नमेंट का हिस्सा। चलो ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि आगे कह रहे हैं कि वर्ष 2021-22 के दौरान भारत का कुल स्वास्थ्य व्यय 5436 रुपये प्रति व्यक्ति व्यय के साथ इतने करोड़ रुपए अनुमानित था, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.73% है। ठीक है, 2020-21 का आंकड़ा दिया है कि जो भारत का कुल स्वास्थ्य व्यय है वो 5436 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से GDP का 3.73% है। ठीक है, और आगे बताया कि सरकारी स्वास्थ्य व्यय, ठीक है, यानी कि ग्रॉस जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है उसमें केंद्र सरकार का योगदान 35.7% है, जबकि राज्य सरकारों का योगदान 64.3% है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भाई ठीक है, हेल्थ पर गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, ठीक है, लोगों की पॉकेट का पैसा कम हो रहा है खर्च, ठीक है, लेकिन जो हेल्थ पर गवर्नमेंट के द्वारा खर्च किया जा रहा है, क्या वो खर्चा पूरा केंद्र सरकार का है? अगर ऐसे सोचोगे तो लगेगा हाँ भाई केंद्र सरकार सबसे ज़्यादा खर्च कर रही है, लेकिन याद रखना 64.3% खर्चा किसका है? राज्य सरकारों का, और 35.7% खर्चा है केंद्र सरकार का। यानी कि जो आपकी हेल्थ में खर्चा किया जा रहा है उसमें राज्य सरकारों की हिस्सेदारी अधिक है। क्या ये बात क्लियर हुई? चलो ठीक है, हल्का सा ये पॉइंट भी पढ़ें
पढ़ लेना, बाकी महत्वपूर्ण हम बता ही दे रहे हैं आपको, ठीक है। आगे आ जाओ कि वर्ष 2021-22 के लिए देश में कुल स्वास्थ्य व्यय, टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर को अगर देखें तो जीडीपी का 3.83% तथा 6602 रुपये प्रति व्यक्ति होने का अनुमान है, ठीक है। 2021-22 का अगर हम अनुमान लगाएं तो कितना 3.83% जीडीपी का हो जाएगा और 6602 रुपये प्रति व्यक्ति होने का अनुमान है, ठीक है। चलो ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अगर और देखना चाहें तो आप लोग यहाँ से खर्चा जो है देख सकते हैं, लेकिन ये इतना नहीं है कि आपके एग्जाम में बहुत इतना ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए फिर भी अगर एक बार आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा, लेकिन हम उन चीज़ों को देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, ठीक। फिर 2021-22 का एक और डाटा दिया है कि परिवारों का आउट ऑफ पॉकेट व्यय, ठीक है, किसी परिवार का, तो कुल बताया है कि जीडीपी का बताया कि भाई जो कुल स्वास्थ्य व्यय का 39.4% जीडीपी का देखा जाए तो 1.151% तथा 2600 रुपये प्रति व्यक्ति परिवारों के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। तथा निजी स्वास्थ्य बीमा इतना करोड़ रुपए है जो कुल स्वास्थ्य व्यय का लगभग 7.4% अनुमानित है, ठीक है। ये भी पॉइंट देख लेना, लेकिन इतना महत्वपूर्ण है नहीं, ठीक। अगला है कि यदि व्यक्ति के संदर्भ में बात की जाए तो सरकारी स्वास्थ्य व्यय 2021-22 में 1108 रुपये से लगभग 3 गुना होकर 3169 रुपये हो गया है, ठीक है। 2014-15 के जो 14-15 के डेटा से अगर हम तुलना करें तो 2021-22 के मध्य 1108 रुपये से लगभग 3 गुना होकर के 3169 रुपये हो गया है, ठीक है। चलो ठीक है। अगला है कि वर्ष 2014-15 से 2021-22 के मध्य देश के कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी जो 29% से बढ़कर 48% हो गई है, जैसा कि हमें पता ही है, ठीक है। चलो ठीक है, इतना तो हमने देख ही लिया। अब देखते हैं अगली न्यूज। अगली न्यूज क्या है, श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन दर में वृद्धि है। जो श्रमिक हैं उनके लिए जो मिनिमम वेज होती है उसमें वृद्धि की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। यह वृद्धि कब से लागू होगी, 1 अक्टूबर 2024 से जो है ये लागू हुई है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आपको दिमाग में थोड़ा सा ये रखना है कि गवर्नमेंट ने क्या है कि जो मजदूर जो मतलब वर्कर हैं उनको बांटा है श्रेणियों में। कितनी श्रेणी हैं, तो भैया एक है अकुशल अनस्किल्ड, दूसरा है सेमी स्किल्ड यानी कि अर्धकुशल, तीसरा है कुशल यानी कि स्किल्ड, और चौथा है अत्यधिक कुशल यानी कि हाईली स्किल्ड। अब इन सब के लिए भाई ठीक है ये तो हो गया, लेकिन इन सबको एक ग्रुप में तो डाला जाएगा ना। तो एक ग्रुप बनाया ABC, ठीक है। ABC ग्रुप बनाया और उसमें उन्होंने सोचा कि भाई अकुशल और इन लोगों को कहाँ डाला जाए, तो इस तरीके से इन्होंने ग्रुप में डाला। तो उसमें कैसे डाला, जैसे कि अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हुए, सफाई में लगे हुए, क्लीनिंग के लिए लगे हुए, माल लादने ढोने वाले हो गए, लोडिंग वगैरह के, इन सबको श्रमिक जो होते हैं उनको ग्रुप A में डाल दिया, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही ग्रुप B में डाला, ठीक है, अर्धकुशलों को, ठीक है। और इसी तरीके से इन्होंने क्या करा कि ग्रुप में डालने के बाद में इन्होंने क्या किया कि ग्रुप की जो है वेज निर्धारित कर दी कि अब एक ग्रुप A में तो इन्होंने इन लोगों को डाल दिया। अब कहा इन्होंने कि ग्रुप A में जो न्यूनतम वेतन है वो 783 रुपये पर डे के हिसाब से होना चाहिए कम से कम, यानी कि 20,358 रुपये पर मंथ के हिसाब से इन लोगों का होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और वहीं अगर अर्धकुशल की बात करी जाए तो उनको 868 रुपये प्रतिदिन होना चाहिए कम से कम, ठीक है। अगर हम अकुशल की बात करी जाए तो 783 रुपये पर डे, और अर्धकुशल की बात करी जाए तो 868 रुपये पर डे। और वहीं अगर बात करी जाए जैसे कुशल कर्मी हो गए, लिपिक हो गए, ठीक है, बिना हथियार वाले चौकीदार हो गए, ठीक है, ये हो गए, तो इनको जो है आपको 954 रुपये पर डे देने होंगे, ठीक है। ये वो लोग हैं जो कुशल के अंतर्गत रखे जाएंगे। और अब अगर कुशल की बात करी जाए तो कुशल को मिलेंगे 1035 रुपये पर डे कम से कम, समझ में आया। तो अगर कोई अकुशल है और केवल 400, 500 या 300 रुपये में काम कर रहा है तो याद रखिए आपको वेतन ज़्यादा मिलना चाहिए, आपका शोषण हो रहा है, ठीक है। आपको वेतन कम से कम 700-800 रुपये मिलना चाहिए क्योंकि 783 रुपये निर्धारित किया गया है। और मुझे जहाँ तक अनुमान है, जिन लोगों ने लोडिंग वगैरह का काम किया हुआ, खेतों में काम किया हुआ, इनको अच्छे से याद होगा कि 783 रुपये नहीं 500 रुपये भी मुश्किल से मिलते हैं आज, ये याद रखिएगा। 500 रुपये भी मुश्किल से मिलते हैं। बेलदारी पर भी अगर कोई जाता है ना काम करने, तो वहाँ पर भी अभी भी बेलदारों के भी 400 रुपये चल रहे हैं, किसी कहीं पर 450 चल रहे हैं, समझ रहे हो। कुछ ऐसे हैं जो भाई डट जाते हैं हमें पूरी चाहिए तो वो 500 रुपये ले लेते हैं, ठीक है। मजदूरी में जो जैसे कारीगर वगैरह हैं, जो मिस्त्री राजमिस्त्री होते हैं, उनके पैसे जरूर आपको 800 से 1000 मिल जाएंगे, लेकिन बेलदारों के आपको केवल और केवल 400-500 रुपये मिलते हैं, और जबकि बेलदार पर ज़्यादा काम पड़ता है,
ठीक है। केंद्र सरकार औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 6 महीने की औसत वृद्धि के आधार पर वर्ष में 2 बार परिवर्तनशील महंगाई भत्ते को संशोधित करती है, जो 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को प्रभावी होती है। ठीक है, ये वाली 1 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगी। चलो ठीक है, ये हमारी न्यूज़ खत्म हुई। अगला है रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये भी आपको दिमाग में रखना है। जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP निर्धारित कर दी गई है। आपको पता है 22 फसलें हैं आपकी जिन पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है, MSP दी जाती है, और एक फसल गन्ना है जिस पर FRP दी जाती है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी किस में हुई है? रेपसीड सरसों में हुई है, यहाँ पर 300 रुपये पर क्विंटल जो है कर दिया गया है, बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, उसके बाद मसूर में हुई है जिसमें 275 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, बढ़ोतरी कई करी जा रही है। ठीक, गेहूँ, चना, ये सब बताया हुआ है कि 210, 150, 140, 130 देख लेना एक बार। ठीक, अब गेहूँ की अगर हम MSP अगर देखें तो 2025-26 के लिए 2425 रुपये और 2024-25 के लिए 2275 रुपये। ठीक है, रेपसीड और सरसों की देखी तो 5950 रुपये देखेंगे 2025-26 के लिए, और 2024-25 के लिए 5650 देखेंगे। ठीक है, बाकी हल्का सा इनको भी एक बार देख लेना आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ से नहीं तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो वो है, आपका ये जो है क्या बोलते हैं, आपका जो समीक्षा अधिकारी का एग्जाम है उसमें तो इससे संबंधित आ ही जाता है प्रश्न। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं आपका 22 प्रमुख फसलों के बारे में। आपको पता है 14 खरीफ की हैं, 6 रबी की हैं और 2 वाणिज्यिक फसलें हैं। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। और CACP की सिफारिशों का आधार पर CCEA जो है इसका फैसला लेती है, आपको पता ही है। लेकिन CACP की जो है सिफारिशें ऐसा नहीं होता कि बाध्यकारी होती हैं, वो अपने आधार से, अपने मन से भी उसका जो है कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। बाकी उनकी ज़्यादातर सिफारिशों को मान लिया जाता है। अगला है कि भारत की जो अक्षय ऊर्जा है 200 गीगावाट के पार हो गई है। 10 अक्टूबर 2024 तक देश की कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता 200 गीगावाट पार हो गई है। ठीक है, 201.45 गीगावाट हो गई है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि सब जो हिस्सेदारी है वो सौर ऊर्जा की कितनी हिस्सेदारी है, 90.76 गीगावाट यानी कि 45.1%। हाइड्रो यानी कि बड़ी बड़ी जो जल विद्युत परियोजनाएं होती हैं उनसे 46.92 गीगावाट यानी कि 23.3%। पवन ऊर्जा को अगर हम देखें तो 47.36 गीगावाट यानी कि 23.5%। जल विद्युत जो छोटी छोटी जल विद्युत परियोजनाएं होती हैं 5.07 गीगावाट यानी कि 2.5%। और जैव शक्ति को देखें तो 11.32 गीगावाट यानी कि 5.6%। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हमें हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में अग्रणी जो राज्य हैं उनमें सबसे आगे है राजस्थान, दूसरे पर गुजरात, तीसरे पर तमिलनाडु और चौथे पर कर्नाटक। एकदम से ये याद रखना है, राजस्थान सबसे ज़्यादा है, याद रखना। राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और गुजरात, वो कर्नाटक। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। अब एक और न्यूज है कि संधारणीयता हेतु वैश्विक सुर्खियों में भारतीय थाली। इसमें क्या है तो देखो, आपको पता है कि वैश्विक लेवल पर कहीं कहीं पर तो आपको पता है कि वाइल्ड लाइफ के जो जीव हैं उनको भी मारने की स्थिति पहुंच चुकी है, समझ रहे हो। और तो इनको क्या है कि भाई अजीब तरीके से मतलब जो है शोधन चल रहा है प्रकृति का, लेकिन भारतीय थाली एकदम शाकाहारी भोजन। ठीक है, और अगर भारतीय थाली के हिसाब से अगर पूरी दुनिया इस तरीके से अगर भोजन का जो है सेवन करे तो ये मान के चलो कि जो दुनिया के जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लंबे समय तक चलेंगे। ठीक है, ये बताया गया है इसमें इसकी तारीफ करी गई है। जो एक WWF द्वारा 2024 लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जारी की गई। ठीक है, और इसमें जो है एक शीर्षक रखा गया इस सिस्टम इन पेरिल, यानी कि संकट में एक प्रणाली। ठीक है, अब ये जो है इसके तहत जो लिविंग प्लेनेट इंडेक्स है उसको जो है मतलब सहयोग किया जाता है किसके द्वारा? एक तो आपका ZSL यानी कि जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा, और एक WWF के द्वारा। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में ना मतलब ये बताया गया है कि कुछ मतलब इसमें जो है कुछ डाटा बताया है। उसमें बताया कि पिछले 50 वर्षों को अगर हम देखें तो 1970 से 2020 के बीच में वन्य जीवों की संख्या में 73% के चौंकाने वाली गिरावट देखी गई है। यानी कि वर्ष 1970 से 2020 के बीच में 73% वन्य जीवों की संख्या में गिरावट आई है। ये इन्होंने ये बात कही है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। आगे कहा है कि रिपोर्ट में उल्लेखनीय रूप से प्रदर्शित किया गया है कि दुनिया अगर भारत की उपभोग आदतों को अपनाती है तो वैश्विक खाद्य उत्पादन को बनाए रखने के लिए वर्ष 2050 तक
पृथ्वी के केवल 0.84 भाग की आवश्यकता पड़ेगी। कितनी बड़ी बात है ये देखा जाए ना तो ये आगे लिखा भी है कि वैश्विक आंदोलन में भारत को संभावित नेता के रूप में देखता है। अगर मान्यता अगर पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी के रूप से देखें तो वैश्विक आंदोलन में भारत को नेता के रूप में देखा जाएगा पूरी दुनिया में। देखा भी जाना चाहिए कि भाई भारत की जो उपभोग की जो आदतें हैं वो किस तरीके का भोजन है भारत का, वो आप देखो कि अगर पूरी दुनिया अगर हमारी तरह भोजन करती है, अगर क्योंकि ये क्या है कि मांस पक रहा है और बहुत ज़्यादा वो चीज़ें होती। अच्छा आप लोग मांसाहारी होंगे तो इसको लेकर के मतलब वो मत कर जाना कि अभी ये कैसे कह दिया तूने। भाई जो पर्यावरण के लिए जो चीज़ें हैं उसकी बात चल रही है, ठीक है। तो उसमें केवल 0.84 भाग ही और आने वाली 2050 तक 1% भी नहीं। देखो 1% बहुत बड़ी चीज़, जो 1% भी कितनी छोटी चीज़ होती है, लेकिन ये 0.84% संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी 2050 तक। ये बाकी देखने वाली चीज़ है, ठीक है। पारंपरिक भारतीय आहार जो काफ़ी हद तक वनस्पति आधारित पर्यावरण की दृष्टि से एक टिकाऊ मॉडल के रूप में सामने आता है। देखने वाली बात है कि जहाँ पूरी दुनिया कहीं के मांस पक रहा है, कहीं कुछ चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, कहीं पर वाइल्ड लाइफ के ही जीवों को मार के खा गए, वहीं भारत के मामले में क्या है कि मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सोचने वाली बात है। ये बिल्कुल भी ये मत सोचने लगना कि हम कोई किसी उसकी बुराई करने के मांसाहारी की, ये जो चीज़ है हम उसको बता रहे हैं, समझ रहे हो, लेकिन सोचने वाली बात है, ठीक। चलो आगे आते हैं। आगे के संयुक्त राष्ट्र ने आपको पता है कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया था, ये आपको पता ही है। और हाँ आपको पता होना चाहिए कि हैदराबाद में भारतीय अन्न अनुसंधान संस्थान स्थित है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। बाकी हल्का सा अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी हमने महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो आपको पता ही दी। एशिया पावर इंडेक्स 2024 देख लो, ये लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और इसमें बताया है कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और यूएस और चीन के बाद में तीसरे नंबर पर पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन के उभरा है, ठीक है। ये बताया है इस एशिया पावर इंडेक्स में, ठीक है। परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर अगर देखें तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में हमने आपको बताया ना, एक बर्गर है और उसको अगर आपको यूएस में खरीद रहे हैं और दूसरा भारत में खरीद रहे हैं, ठीक है, तो ये होती है परचेजिंग पावर पैरिटी। तो उसमें यूएस में मान के चलो $1 मिल रहा है, $1 में यही, ठीक है, और भारत में यही फिर कितने रुपए से जोड़ा जाएगा, ये 86 रुपये से जोड़ा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बराबर करके जोड़ते हैं, ठीक। और ये देखा जाए कि वर्ष 2023 में कूटनीतिक संवादों के मामले में देखें तो भारत 6ठे स्थान पर है कूटनीतिक संवादों के मामले में पूरी दुनिया में, ठीक है। यूरोप के देश भी पीछे रह रहे हैं कूटनीतिक संवादों में, ठीक है। 6ठे स्थान पर है। भारत की यात्राएं मोदी जी की और इन सब का प्रभाव है ये सब, ठीक है। आगे देखें, लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था इसको, ठीक है, इसको जो एशिया पावर इंडेक्स की बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स को, ठीक है, 2018 में लॉन्च किया गया था। और तिमोर लिस्ट को इस बार इसमें सम्मिलित किया गया है, इसमें लिखा ही है जैसे तिमोर लिस्ट को इसमें इस बार सम्मिलित किया गया है, जो कि ये बता रहा है कि तिमोर लिस्ट भी जो अपनी मतलब आगे बढ़ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ता हुआ उसका जो उसकी जो क्षमता है उसको उजागर करता है, ठीक है। चलो ठीक है, पेज नंबर 14 खत्म हो गया भाई। एक क्लास और इसमें आएगी तो इस तरीके से हम वैज्ञानिक परिदृश्य से शुरू करके और बाकी के जो पेज नंबर है उनको फिनिश करवा देंगे, ठीक है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो आज की क्लास में यहीं पर रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास कल ही मिल जाते हैं, ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। हाँ आप लोग भाई जो कह रहे हैं कि वो जो घटना चक्र आई दृष्टि की जो बाकी की क्लास छूटी है, बिल्कुल भाई ये अक्टूबर की फिनिश करने के बाद में जब तक कि नवंबर की करंट आएगी तब तक हम जो पुरानी क्लासेज हैं उनको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हमको हल्का सा ये डाउट हो गया था भाई कि जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में जा सकता है, ठीक है, मार्च अप्रैल में जा सकता है एग्ज़ाम, संभावनाएं भी थी लेकिन एग्ज़ाम गया नहीं। तो मार्च अप्रैल की संभावना के चक्कर में हमने सोचा कि जो अभी जिस स्तर का हम पढ़ा रहे हैं तो उतना नहीं पढ़ाना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए। अगर मार्च अप्रैल में जाता है पूरा का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू ही बदल जाता, ठीक है, क्योंकि फिर अगर अप्रैल में एग्जाम पहुंचता तो 2025 के उन 3 महीनों के जो है करंट अफेयर ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती और ये इधर अक्टूबर नवंबर दिसंबर की हो जाती महत्वपूर्ण, लेकिन इसमें पूरी साल की है। तो इसलिए हम थोड़ा सोच रहे थे कि एकदम क्लियर ही हो जाए उसके बाद ही क्लास लेके आए। चलो क्लियर हो गया है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। ओके।